जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नई केमिस्ट्री की जो बुक है 9th क्लास की उसका रिव्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 2 हमने इसमें आपको पढ़ाना है। साथ-साथ इसके मैं आपको क्वेश्चन हाइलाइट करवा दूँगा कि किस पैराग्राफ में से क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले इसका पहला पेज निकालेंगे, पेज नंबर 18। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो है वो एलिमेंट की स्टेटमेंट सबसे पहले है कि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। लिक्विड्स भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जो एलिमेंट्स सॉलिड में होते हैं उसमें आयोडीन आ जाता है, मेटल में ये आपके पास गोल्ड आ जाता है, सल्फर आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो ब्रोमीन आ जाता है। गैसेस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन गैस है। तो मेटल डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ये करेंगे, ये पैराग्राफ छोड़ दें। यहाँ पे आप आ जाएं टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जिसकी फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, यहाँ पे आप सवाल लिख लेंगे थ्योरी ऑफ डेमोक्राटस। ठीक है? सबसे पहले 18th सेंचुरी में डेमोक्राटस ने जो है वो ऑब्ज़र्व किया था कि मैटर जो है टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं और उसको उसने एटम का नाम दिया था और उसके मुताबिक ये एटम जो है वो क्या होता है, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो बर्ड जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर, जिनको आप फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सिंपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्टेटमेंट याद कर लोगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहते हैं और प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम हैवी होता है देन द इलेक्ट्रॉन के। और तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर नीचे आ जाएंगे इस तरफ। यहाँ से आपने एक्सपेरिमेंट करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसके 2 पैराग्राफ में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है, वो बनेगा डिस्चार्ज ट्यूब से लेकर कैथोड तक और यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे एक्सपेरिमेंट की। ठीक है? और जो ये दूसरा पैराग्राफ है दीज रेज से लेकर ऑल एलिमेंट तक, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज की। अब यहाँ पर ना नई बुक के अंदर प्रॉपर्टीज को उसने नंबरिंग मेंशन नहीं किया हुआ, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज खुद से बनानी है यूजिंग योर बेसिक स्किल्स। तो वो कैसे हम बनाएंगे इसके अंदर? बेटा जो हर फुल स्टॉप होता है वो एक नई प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड दे आर emitted फ्रॉम द कैथोड। फिर दूसरा आएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। इसकी प्रॉपर्टीज को हमने ऑपोजिट चार्ज प्लेट से पास किया। ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी इट वाज ऑब्जर्व, ये देखा गया था दैट कैथोड रेज बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, कि कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की जाने पे बेंड करेगी, वहां की तरफ अट्रैक्ट हुई। इसका मतलब इन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चौथी प्रॉपर्टी बनेगी, थॉमसन ने उसी ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी और उसने देखा कि जो कैथोड रेज हैं ये मैग्नेटिक प्लेट से भी डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स भी हैं। तो हमने इसका चार्ज मालूम किया बाय इलेक्ट्रिकल प्लेट्स और हमने इसका मटेरियल नेचर जो है वो ऑब्जर्व की बाय इंस्टॉलिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हम इसकी मालूम करते हैं मास टू चार्ज रेशो, यानी कि मास मिल गया फ्रॉम द मैग्नेट और चार्ज मिल गया फ्रॉम द चार्ज प्लेट्स। दोनों की वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी मास टू चार्ज वैल्यू। तो इस तरह इसकी यहाँ पर 5 जो है वो प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। मूव करेंगे फॉरवर्ड। यहाँ से बेटा आपने क्वेश्चन याद करना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। यहाँ पे पहला सवाल आएगा वाई एनोड रेज कॉल्ड कैनाल रेज। अच्छा, प्रोटॉन जो है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इसमें इसने क्या चेंज किया, ये जो पीछे आपने डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी है ये वाली, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में सर चेंजेस तो ये किए हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि उसने कैथोड में क्या कर दिए, होल्स कर दिए। इन होल्स को ही हम कैनाल कहते हैं। जब हमारे पास जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं कैथोड रेज हैं, ये जाकर टकराती हैं विद द एनोड,
तो एनोड के ऊपर चार्ज पैदा होता है, जिससे वो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, और फिर वो पॉजिटिव पार्टिकल जो कि बेसिकली डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन के लिए वो एक प्रोटॉन है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और वो आकर टकराएंगे विद द कैथोड। अगर वो पार्टिकल कैथोड से स्ट्राइक करते हैं तो हो जाते हैं न्यूट्रल। लेकिन अगर वो इस होल में से गुजर के जो बैक वॉल है डिस्चार्ज ट्यूब की, यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पर इसकी रोशनी पैदा होगी, ग्लो पैदा होगा। तो यही वजह बनी थी इसकी डिस्कवरी की, कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो कैनाल में से गुजरकर जब बैक वॉल पर आकर स्ट्राइक करते हैं तो ग्लो पैदा होता है। सो दे कॉल्ड कैनाल रेज। यही वजह इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, और इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। इसके बाद ये पहला पैराग्राफ यहाँ तक इसकी हो जाती है एक्सपेरिमेंट। ये आप हेडिंग देंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। फिर नीचे आ जाओगे, ये आपके पास प्रॉपर्टीज की बन जाएगा पैराग्राफ। इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एनोड रेज की, वो डिपेंड करती हैं ऑन द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी आप गैस चूज करते हैं उस गैस के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव कैथोड। और गोल्डस्टीन ने इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस को डिटेक्ट किया था कि इसमें एच आयन पाए जाते हैं, क्योंकि एच आयन बेसिकली प्रोटॉन को ही बोलते हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल डिटेक्ट किए थे। तो इसमें ये 2 और 3 इसकी बनती हैं प्रॉपर्टीज एनोड रेज की, जैसे हम कैनाल रेज कहते हैं। इसके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर एक ही होगा। आइदर आएगा पॉजिटिव कैनाल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, या प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ डिस्कवर न्यूट्रॉन का पहला पैराग्राफ है। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन दोगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें आपके पास 2 लिखी हुई हैं न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। पहली क्या लिखी हुई है, दे कैरी नो चार्ज, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। बस इसमें सिर्फ यही याद करने वाला है, आप इस पैराग्राफ को छोड़ दो। फिर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आप इसको मुकम्मल कर लें बाय राइटिंग रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये नाम है केमिस्ट का। 1911 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल्स थे, उन्हें इसने गोल्ड फॉइल में से स्ट्राइक किया, तो देखा उसने उसकी रिफ्लेक्शन को। तो उसने कहा कि एटम 2 पोर्शन पर बेस करता है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियस और एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। यहाँ तक इसका आंसर बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियस आपका टाइनी पार्टिकल है जो कि सेंटर में होता है एटम के, और जो उसके बाहर का साउंडिंग एरिया होता है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आप एटम की ये डायग्राम देखें तो यहाँ डायग्राम में आपको ऑब्जर्व होगा, ये सेंटर बहुत छोटा सा आपका बना हुआ है न्यूक्लियस, और जो जितना भी जो बाहर वाला इलाका है ये सारा एरिया जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला आपका है उसमें वही जो पीछे हम पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हैवी पार्टिकल्स जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है सेंटर में ही लाई करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। जो आउटर पोर्शन वो लाइटर पार्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, जो पीछे हम पहले पढ़ के भी आए हैं। फिर यहाँ से एमसीक्यूज में आपने याद करने हैं इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है और प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है। देखो दोनों के चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 10 की पावर -19 है, और प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 है। मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, सिर्फ नेचर का फर्क है। वो प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है। एनी हाउ इसका जो मैथ है बहुत फर्क है उसके अंदर। प्रोटॉन का मैथ जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बराबर है, दोनों की वैल्यू 1.673 10 की पावर -27 केजी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उससे काफ़ी लाइटर है, इसकी पावर 27 माइनस में है जो कि वैल्यू बड़ी है, और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू 10 की पावर -31 है जो कि काफ़ी छोटी है कंपेयर टू प्रोटॉन के, ठीक है, क्योंकि लाइटर होता है। फिर यहाँ से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, विच इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल।
बोहर एटॉमिक मॉडल भी आपने कंप्लीट इसको यहाँ पे याद करना है। इसके 3 पैराग्राफ हैं जो कि अंडरस्टूड हैं, करने होते हैं। ये पहला पैराग्राफ डिस्कवरी का है, ठीक है? नील बोहर का एक्सपेरिमेंट जिसमें वो ऑर्बिट और शेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी आप पहला पैराग्राफ पे देंगे हेडिंग ऑर्बिट, या हम ऑर्बिट को ईज़ी वर्ड में शेल भी कहते हैं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ तक। फिर अगली हेडिंग आप देंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम की। उसका आंसर भी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट से लेकर बिटवीन द ऑर्बिट्स तक हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, तो उससे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जब वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तब उसकी एनर्जी हो जाती है एक्साइटेड, तो उससे फिर हम बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी कहते हैं। फिर नीचे से आप आ जाएंगे ये वाला पैराग्राफ, यहाँ पे आपने करना है डिस्कस एनर्जी लेवल इन द वेरियस शेल। ये पूरे पैराग्राफ में आपका आंसर बनेगा डिस्कस एनर्जी लेवल इन द वेरियस शेल। हमारे पास वेरियस लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जिसमें यहाँ पे डायग्राम शो की हुई है। ये मेरे पास देखेंगे आपका पहला लेवल है नंबर 1, ये मेरे पास दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है, ठीक है? इसे हम के, एल, एम और एन शेल भी कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी जो है कांस्टेंट होती है। के में इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं, एल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन 32 पाए जाते हैं, ठीक है? ये कांस्टेंट नंबर याद करने हैं और इसको याद करेंगे आप यहाँ से जो ये फार्मूला गिवन है 2n² वो याद करना है आपने। इसमें आपने n की वैल्यू पुट करनी है। जब हम n के लिए यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, तो ये k शेल के इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। फिर यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो इलेक्ट्रॉन बन गए एल शेल के। एन की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्केयर है, एन का स्केयर 3 का स्केयर 9 हो गया, 9 2 18, 18 आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए एम शेल के। फिर यहीं पे हम लोग 4 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 4, तो 4 का स्केयर होता है 16, 16 2 कितना हो जाएगा 32, तो ये आपके एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है? इस तरह से आप 2n स्केयर फार्मूला से किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपने 2n² फार्मूला में याद करना है, ठीक है? ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ 2n² इन फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस एनर्जी लेवल भी कह सकता है वो आपको, ऑर्बिट का वर्ड भी यूज कर सकता है और शेल का वर्ड भी यूज कर सकता है। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये जो आपके पास लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास है डिवीजन ऑफ शेल एंड सब शेल। हमारे पास के जो शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसे हम बोलते हैं एस सब शेल, ठीक है? अगर एन की वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास दूसरा एल शेल है। इसमें 2 होते हैं सब शेल एस और पी। थर्ड में आपके 3 होते हैं सब शेल एस पी और डी। और चौथे में आपके 4 होते हैं सब शेल एस पी डी एफ। ये पूरा पैराग्राफ आपने शेल और सब शेल की डिवीजन को याद करना है, ठीक है? आगे से फिर आपको ये आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ सवाल आप लिखें अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन लोकेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है हम इसकी लोकेशन को कंफर्म नहीं कर सकते। मुमकिन है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इस जगह पे रिवॉल्व कर रहा हो, पॉसिबली इस जगह पे कर रहा हो, पॉसिबली इस शेल में कर रहा हो, यानी किस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हम उसकी लोकेशन को कंफर्म नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कि सर्टन होता है यकीनी, अनसर्टन मैंने गैर यकीनी है, हमें कंफर्म नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। So finding the location of electron is uncertain. फिर ये 2n स्केयर का फार्मूला आ गया, इसकी एप्लीकेशन आ गई है। और आगे लास्ट में आपके पास इसकी लाइन में आ जाता है
एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है क्वांटिटी? तो एस में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं मैक्सिमम, 2 से कम 1 भी हो सकता है। पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 होते हैं, 6 से कम 5 4 3 2 1 भी हो सकते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। एफ से सबशेल में होते हैं 14, 14 से कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, 14 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, इससे कम हो सकते हैं। तो हर शेल की एक अपनी जो है वो स्पेस एबिलिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ सवाल याद करना है ये वाला एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसका भी ये आप पहला पार्ट छोड़ दें, पहला पैराग्राफ यहाँ से याद करेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ तक याद कर लेंगे आप, ठीक है। इसके कंपेयर में आपने याद करना है आगे से न्यूक्लियन नंबर, या हम उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर ओनली प्रोटॉन की अमाउंट को बोलते हैं, और मास नंबर हम बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब दोनों को सम करेंगे, जो दोनों पाए जाते हैं इन द न्यूक्लियस, तो उनका सम होगा न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम सिंबल Z के साथ शो करते हैं, जबकि मास नंबर को हम A के साथ शो करते हैं। और A का ये लिखा हुआ फार्मूला यहाँ पर, द फार्मूला जो A का होता है वो इज इक्वल टू होता है Z प्लस N, जहाँ Z से मुराद प्रोटॉन है और N से मुराद न्यूट्रॉन, दोनों का सम करेंगे तो बनेगा मास नंबर। तो ये इतना बस याद यहाँ से करेंगे आप, 2 पैराग्राफ है इसमें, साथ सिंबल याद कर लेंगे। फिर एग्जाम्पल दी हुई है आपको, एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने 3 दी हुई हैं। एग्जाम्पल पहली आपको दी हुई है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 ही उसके पास न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर 16 होगा और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होगा। फिर एग्जाम्पल 2 आती है मेरे पास यहाँ पर कार्बन की। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 12 होते और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका 6 प्रोटॉन से बनेगा 6 उसका एटॉमिक नंबर, और 6 न्यूट्रॉन भी हैं, तो 6 प्लस 6 हो गया उसका 12 मास नंबर हो गया। सल्फर का 1632 होता है, तो सल्फर के पास 16 प्रोटॉन है, 16 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका 32 बन जाएगा मास नंबर, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन भी 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है, दोनों का सम क्या हो गया 32, तो वो उसका मास नंबर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल आपने तीनों याद कर दिए, कोई भी आपको आ सकती है इन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेरियम का, कि बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है और मास नंबर है 137, तो बताएं उसका कितने प्रोटॉन है, कितने उसमें न्यूट्रॉन है और कितने उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे उसका लिखा हुआ है मास नंबर 56, सॉरी नीचे लिखा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर 56, तो प्रोटॉन कितने हैं 56 हैं। ऊपर लिखा हुआ है उसका मास नंबर 137। अब मास नंबर में से आप प्रोटॉन नंबर करेंगे माइनस, तो आंसर आ गया 1, ओनली 81 आ गया आंसर। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन कितने 81 है। तो बेरियम 56 के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 56, प्रोटॉन भी बराबर हैं 56। न्यूट्रॉन आपने कैलकुलेट किए बाय सब्ट्रैक्टिंग मास नंबर विद द एटॉमिक नंबर। मास नंबर था 137 और इसका न्यूट्रॉन नंबर था मास नंबर, सॉरी, हो गया 137, और इसका प्रोटॉन नंबर हो गया 56, दोनों को माइनस किया तो 81 आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए, इस तरह न्यूमेरिकल आपको और भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे उसने आपको दिए हुए हैं, प्लेटिनियम 78 है, मैग्नीज 25 है, आयोडीन 53 है, तो इसमें आप सब का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने एक जगह पे करता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। तो ये मेरे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है प्लेटिनियम 78 195, ठीक है। अब जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं Z, तो Z या कहते हैं एटॉमिक नंबर को, जो कि 78 है। इट मीन्स इसके पास जो प्रोटॉन है
वो शो करते हैं जी को, और वो हैं 78। तो क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी क्या होगी, बराबर होगी, तो वो भी क्या हो गए, 78 हो गए। फिर आपने न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, तो न्यूट्रॉन का जो फार्मूला होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है इन द सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सॉरी, वो आपका 195 है, और जो नीचे लिखा हुआ है इन द सबस्क्रिप्ट वो आपका 78 है। हम यहाँ पे 195 को 78 से माइनस कर देंगे, 195 माइनस 78, ये मेरे पास न्यूट्रॉन कितने आ गए इसमें, 117 आ। बहुत ईजी है, इस तरह से आप बाकी का भी इजीली मालूम कर सकते हैं। जैसे मैग्नीज आ गया, मैग्नीज का आपको गिवन है एटॉमिक नंबर 25, मास नंबर 55, तो जी कितना आ गया, जी आ गया 25, यानी कि इसमें प्रोटॉन है, जी 25 है, प्रोटॉन आ गया इसके अंदर 25, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे फिर, 25 हो गए। फिर आपने इसके अंदर मालूम करने हैं न्यूट्रॉन, तो उसका फार्मूला हो जाएगा ए माइनस जी। ए आपका मास नंबर ऊपर गिवन है 55, जी गिवन 25 है, तो इसका आंसर आ गया 30। तो इसके पास 30 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस तरह बाकी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पढ़ने के लिए इसका पार्ट 2 जो है आप इसको वीडियो देखें। ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।